मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो साथियों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के पवन सीरीज के अतुलनीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें ताकि हर छात्र के पास या हर साथी के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मौर्य वंश के एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक पूरब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज का इंडिका पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज का क्या है? इंडिका। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईस्वी में पंजाब पर संपूर्ण अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, कब किया था? 316 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर 322 ईस्वी में बैठा। कब बैठा था? 322 ईस्वी में। और पंजाब पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 316 ईस्वी में। ठीक है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? पाटलिपुत्र था। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य के शासनकाल में न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? नगर में न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाया करता था और जनपदों के न्यायाधीश को राजूक कहा जाया करता था। जनपद के न्यायाधीश को राजूक और जो नगरों के महान्यायाधीश होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको व्यवहारिक महामात्र कहा जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूमिकर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भूमिकर जो एकत्र करता था उसको हम अग्रम बोलते थे। ठीक है, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? मौर्य प्रशासन में हमारा तीर्थ क्या था? शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन जो था वो कई भागों में विभक्त था, जिसे हम क्या बोलते? तीर्थ बोलते थे। ठीक है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना था? बिंदुसार को क्या अमित्र घात के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत पर अनुमोदन करता था? अशोक का जो धम्म था वसुधैव कुटुंबकम किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाज कितने भागों में विभक्त था? मौर्य काल में समाज हमारा 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें कर्म के हिसाब से सबको क्या विभक्त किया गया था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मौर्य काल के पतन का जो सबसे मुख्य कारण था वो क्या था? अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना। मौर्य काल का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? कि अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मौर्य काल का पतन हो गया था। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति का क्या कार्य करती थी?
मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति जो कार्य करती थी जन्म मरण का हिसाब रखती थी, ठीक है। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसे धारण की गई? महाराजा धीराज की उपाधि किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन होने वाला है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया था? गुप्त संवत का प्रचलन कब हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 ईस्वी में किया था। कब किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 320 ईस्वी में। महाकवि हरिश्चंद्र कौन था? महाकवि हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था, ठीक है। हरिश्चंद्र कौन था? ये किसका? समुद्रगुप्त का था। भारत का नेपोलियन जिसे बोलते हैं, का मंत्री एवं दरबारी था, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक भी था, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूछ सकता है लोकत्रि में कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, तो हम लिख देंगे आर्यभट्ट, बारामीर। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम, कालिदास, विष्णु शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों में मालवा व गुजरात के शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। काहे की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले को अधिकारी क्या कहते थे? उसको सल्लिका कहते थे। अगला प्रश्न हमारा, हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? हूणों ने भारत पर आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण करने आया था? चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम क्या था? चीनी यात्री फाह्यान का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कुंग था। फाह्यान का क्या अर्थ है? फाह्यान का अर्थ धर्म गुरु या फिर धर्म रक्षक। फाह्यान का क्या अर्थ है? धर्म गुरु या फिर धर्म रक्षक।